नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और जो सब्जेक्ट हैं, आज के महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं, उनसे आपका परिचय मेरे साथी शार्दुल करवाएंगे। शार्दुल, स्वागत है आपका। हेलो। मेरे साथ ऑनलाइन दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अन्विशा सेन। अन्विशा असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर हैं फॉर द ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी और तक्षशिला इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अन्विशा। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं कादम्बिनी शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई सारे चैनलों में आपने इससे पहले, वैसे लंबा वक्त आपने इनका एनडीटीवी में देखा है, उससे पहले भी कई जगहों पर उन्होंने काम किया है। तो आज हमारे साथ कादम्बिनी फिर से जुड़ी हैं। और जब कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ी हैं तब एक बहुत बड़ा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़ा हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। तो स्वागत है कादम्बिनी, और हम चाहेंगे कि आप उसके इस दौरे के जो आयाम है, इसका जो महत्व है, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा। और अन्विशा से हम जाहिर सी बात है बात करेंगे जो तमाम विषयों पर। इसके अलावा ख़ास हमारी नज़र होगी जो संचार साथी ऐप को लेकर भारत सरकार आई, उसके क्या मायने हैं, उस पर बात करेंगे। और थोड़ी देर में हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट अंशुमान तिवारी जुड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, खासकर वित्त के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो व्यापार है उसको लेकर उनकी एक बड़ी समझ और बारीक पकड़ है उस पर। तो वो हमें बताएंगे, जब हम देख रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में एक उठापटक सी मची हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है और ऐतिहासिक रूप से रुपया जो है 90 रुपए के पार चला गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसका असर कहाँ पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे अंशुमान तिवारी से। छोटी सी जानकारी आप लोगों से साझा करना है। यह दिसंबर का महीना है, साल 2025 बीतने जा रहा है। इस साल के साथ ही इस सदी का एक चौथाई समय बीत जाएगा। और मज़े की बात है कि इस एक चौथाई समय के बीच में एक मोटा हिस्सा, लंबा चौड़ा हिस्सा ऐसा रहा है जहाँ न्यूज़ लॉन्ड्री आपके आसपास मौजूद रहा है लगभग 13 सालों से। और ये मौजूदगी बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी एडवर्टीज़मेंट के आपके बीच रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की मदद से। तो पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त, इंडिपेंडेंट और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म को समर्पित न्यूज़ लॉन्ड्री को आप लोगों ने इतने समय तक समर्थन दिया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, जो लोग अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं, उनसे उम्मीद है कि इस साल के जाते जाते इस ज़रूरी काम को निपटा दीजिए, ताकि साल 2026 से पहले एक बढ़िया काम हो जाएगा और आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ जुड़ने का एहसास होगा, आपको गर्व होगा। जो हमारी चर्चा की शुरुआत है, वो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक्चुअली पुतिन की यात्रा बहुत चर्चा में है। संचार साथी से शुरू कर लेते हैं। ओके। तो शार्दुल की राय है कि संचार साथी पर पहले बात होनी चाहिए। हाँ। हमारी निजता का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी निजता। लेकिन उसमें कितना सरकारें उस पर अमल करती हैं, इसको लेकर समय समय पर संशय और सवाल उठते रहे हैं। मेरा अन्वेषा थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को समझने से पहले, जैसे एक लेमैन की सोच समझ से मैं एक सवाल करूं, तो मुझे लगता है कि डिजी पब से लेके, क्या डिजी यात्रा से लेके, और जो कोविड के टाइम पे आया था उससे लेके, और तमाम सरकारी बहुत सारे ऐप हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते ही हैं। और सरकार चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, किसी न किसी तरह से आम लोगों की ज़िंदगियों में घुसी हुई है। और ख़ासकर अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर या कानून से जुड़ी कोई लीगल समस्या कहीं खड़ी होती है, तो वहाँ तो सरकार के पास ऐसे ही इतने हक हैं, इतने अथॉरिटी, इतने टूल्स हैं कि वो घुस ही जाती है आपकी ज़िंदगी में। चाहे वो आपके सोशल मीडिया के फुटप्रिंट हों, चाहे वो कोई भी, वो तमाम तरीके। तो मेरा कहने का मतलब कि इतने स्कैटर्ड और इतने व्यापक रूप से हमारी ज़िंदगी में जो लोग, जो सरकार और जो तीसरा पक्ष नज़र रख रहा है, घुसा हुआ है, उसमें एक ऐप को आपकी मोबाइल में एनबिल्ड करने का कानून लाना समस्या की, चिंता की और डर की वजह क्यों है? जी बिल्कुल।
एक तो ये जो ऐप है, इसका जो आमतौर पे जो एम है वो है कि साइबर फ्रॉड सॉल्व करना, चुराया हुआ या खोया हुआ फोन ढूंढना, मोबाइल कनेक्शन वेरीफाई करना, ये सब उसका स्टेटेड एम है। राइट। इसको जो मैंडेटरी किया गया है उससे, जैसे कि शार्दुल जी ने भी कहा कि इससे ऑब्वियसली निजता का प्रॉब्लम बहुत आता है। और हाल ही में ऑपोजिशन का भी यही मानना था कि प्राइवेसी का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब से अगर थोड़ा हटके हम देखें कि ये जो स्टेटेड एम है कि साइबर फ्रॉड ये सब सॉल्व करना, अब ये सब सॉल्व करने के लिए और इनसे डील करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कई नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं। हमारे पास बीएनएस के कई नियम हैं, आईटी एक्ट है, साइबर सिक्योरिटी का एक बॉडी है, और सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन का भी जरूरत है। तो ये सब हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये काम नहीं कर रही है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सरकार जो कर रही है कि एक नया ऐप ला रही है, उसको मैंडेटरी कर रही है, तो एक लेयर है नियम का, उसके ऊपर से एक और लेयर ला रही है, एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ला रही है। तो इससे बेहतर है कि हम देखें कि ये जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो नियम है वो क्यों नहीं काम कर रही है। तो एक तो है कि हमारे पास आज के दिन में ये क्षमता की बहुत कमी है। तो स्टेट कैपेसिटी जो है, पुलिस जो है, साइबर यूनिट्स जो है, उनमें ट्रेनिंग की कमी है, लोग भी कम है, संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है, और ये काफी आसान तरीके से हो सकती है। तो अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक नियम बनाया कि अब जो आपके ऐप्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके सिम कार्ड से कनेक्टेड होंगे, बिना सिम कार्ड के वो एक्टिवेट नहीं होंगे, सिम कार्ड के बिना वो नहीं चलेंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि संचार साथी ऐसा एक इनबिल्ड ऐप की बात आती है कि वो परमानेंट जो भी भारत में लोग होंगे उनके। तो ये लगातार एक के बाद एक स्टेप ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि सरकार की नीयत कुछ, मतलब उसमें फिर नीयत का सवाल आ जाता है कि इतने सारे सर्विलांस आम लोगों के ऊपर क्यों हैं। हमने, क्योंकि हमारा जो इस सरकार से या किसी भी सरकार से, पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फ़ोन टैपिंग हम सुनते थे, इस सरकार में हमने पेगासस जैसी चीज़ें सुनी और जानी। आज तक हमको नहीं पता है कि पेगासस पब्लिक मनी से खरीदा गया था या नहीं खरीदा गया था। आज तक हमको नहीं पता कि वो जो इस्तेमाल कर रही थी वो स्टेट एजेंसीज इस्तेमाल कर रही थी या कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतने वेग सिस्टम में अब ये दो नई चीज़ें अचानक से आ गई कि आपके सारे ऐप आपके सिम से कनेक्टेड होंगे और आपके सारे, तो ये मिल के नीयत का बड़ा सवाल खड़ा करते हैं यहाँ पर कि सरकार की नीयत क्या है। इस नज़रिए से आप अगर थोड़ा सा हमको आप अपनी राय बता पाएँ कि जो सरकारें हैं वो उनकी नीयत हमेशा इस तरह की रही है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना, तो वो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो आप सिम कार्ड से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप को लेकर खास तौर पर इस पर बात हुई है, और उसमें हमने कई बार देखा है कि व्हाट्सएप जो है वो कनेक्टेड रहता है वाईफाई सिस्टम से। जी। जब हम आप भी कई बार जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो हम वहाँ का सिम एक फ़ोन में रखते हैं, दूसरे फ़ोन के लिए हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी आ रहा हो फ़ोन या जो भी मैसेजेस जो भी आ रहे हो वाईफाई के थ्रू आती है। तो वो लोगों को उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो अगर वाइड स्प्रेड होता है तो उसमें आप उसको किसी भी प्रकार से ट्रैक नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जाता है। लेकिन जो आप बाकी जो चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 फैक्टर्स सामने आते हैं। एक कि जैसा यहाँ पर अन्वेषा भी कह रही थी कि कैसे कंज़्यूमर पर सारा कुछ आता है। तो यहाँ पर ओनस भी कंज़्यूमर पर डाला जा रहा है। जिस चीज़ को आपके सिस्टम को ट्रैक करना चाहिए कि भाई आपको अगर 5 या 7 नंबर्स अलाउड हैं, बिल्कुल। तो उसके बाहर जाकर कोई कैसे वो आपके नाम से ले रहा है, ये तो सिस्टम को पता होना चाहिए। आप कहते हैं कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ कनेक्टेड है और एक क्लिक ऑफ बटन पे हमको ये जानकारी मिल जाती है, तो भाई वो ओनस आप जो उपभोक्ता है उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? यहाँ पर जब ये बात आती है तो फिर बात आती है कि इसका यूसेज क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर वही है, क्योंकि आपको याद होगा जब अमेरिका में 9/11 हुआ था तो सरकार वहां जो पुराने जर्नलिस्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि लोगों के ईमेल तक में घुस गई। तो मंशा इसके पीछे की क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उस डिटेल से, आपने बोला कि
जो कोविड के टाइम में एप्स आए, चाहे डिजी यात्रा है, हर एक में कम से कम ये है कि आपको पता है कि वो किस लिए लिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है कि आपने जो बताया है आप सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्योंकि वो फैक्टर सबसे ज्यादा, वो मंशा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप वैसे उपमा देखें साधारण शब्दों में, ये है कि वो छोटी सी मेज की कील के लिए इंडस्ट्रियल हैमर ला रहे हैं वो, कि वो कील तो दब जाएगी लेकिन बाकी फ्लोर भी टूट जाएगा। लाइक दिस इज डिसप्रपोर्शनेट। आप फोन की चोरी और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए आप फोन में मैंडेटरी घुस जाओगे नॉर्थ कोरिया की तरह। पहली बात तो ये, नॉर्थ कोरिया के फोन पे भी अभी एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, मैं बताता हूँ वहाँ क्या चलता है। जो सरकार चाह रही है, इस ऐप का क्या मतलब है कि आपके फोन के डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट में है, ये मांग रहा है आपके कॉल रिकॉर्ड्स फोन की। इनफैक्ट जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें लिखा था कि अगर वो चाहें तो वो ऐप के थ्रू आपके फोन की टॉर्च ऑन कर सकते हैं। मतलब तुम्हें क्या करना है टॉर्च ऑन कर, ये परमिशन तुम्हें क्यों चाहिए इनसे पूछो। तो फिर मुझे ऐसा मोबाइल ही क्यों चाहिए? नहीं तो मोबाइल तुम ही रख लो यार, सब मेरा मोबाइल में। अब मोबाइल। उनसे पूछो कि अंधेरे में दिख नहीं रहा इसलिए लाइट जला रहे हो, क्या स्पाई कर रहे हो तुम, है ना। ये मैंने बात स्पेसिफिकली एग्जांपल इसलिए दिया, ये सामंती सोच का नतीजा है कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुम हमें सारी ताकत दे दो और फिर हमारे डिस्क्रेशन पे है, तुम्हें हमें भरोसा करना पड़ेगा कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सोच, और हम शरीफ तो ही हैं, है ना, ये बाय डिफॉल्ट है कि हम शरीफ हैं। और हम सामंत हैं तो हम गलत कुछ कर ही नहीं सकते। तुम अगर सोचते हो कि हम गलत कर सकते हैं तो तुम गलत हो। बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी के बारे में भी तुम ही गलत हो। ये है फंडामेंटल इसका। आप देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। संचार साथी कह रहा है कि हम आपके ऐप में फोन में घुसेंगे, हमें सारी एक्सेस चाहिए, आप उसे हटा भी नहीं सकते। इनसे पूछो आधार के इतने बार डेटा लीक हुआ, आप कुछ भी करने जाओ फोन आ जाता है कि इंश्योरेंस ले लो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए भाई? अरे इनसे पूछो ये दिन भर में ICICI 50 फोन आते हैं रोज। इन सबको कैसे पता कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है? क्योंकि सरकार का डेटा लीक हो चुका है ना। कई बार आधार का डेटा लीक हुआ है। हमने यहाँ कई 2-3 साल पहले बात की थी जब बार बार डेटा लीक हो रहे थे, जब ये दे रहे थे कि इतने फुट की दीवार में डेटा छुपा हुआ, 8 फीट मीटर मोटी दीवार में। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, बड़ा नाक फुला फुला। पर ये संभव है 8 मीटर मोटी दीवार में डाटा को सेफ रखना? डेटा का 8 दीवार से क्या मतलब? अब भले आदमी से पूछो भाई कितनी भी दीवार में रख दो, अगर तुम्हारी डिजिटल दीवार नहीं है तो वो डेटा उड़ जाएगा। ऊपर से मजे की बात, उनको लगा होगा कि फायरवॉल कोई फिजिकल चीज है जो 8 मीटर मोटी उन्हें लगा ये आग की दीवार है, हमने पत्थर की बना दी, आग भी नहीं जला पाएगी। पर वो खैर वो तो एक वो मजे की बात पे चले जाएंगे, वो तो अलग है। पर संचार साथी ऐप में अगर आप देखेंगे तो उसका अपना रजिस्ट्री का ईमेल एड्रेस है जीमेल का। अब गूगल का डेटा तो इंडिया में सेव नहीं होता, तो इस डेटा जो कहाँ जाएगा? डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हैं, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में अलग जगह चल रही हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एप्पल का मार्केट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो सरकार इसे बाय फोर्स इंप्लीमेंट कर चुकी होती। बट एप्पल के अपने कंडीशंस में, जिन कंडीशंस पे वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, उसमें डेटा प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसने बहुत ब्लैटेंटली कह दिया कि हम नहीं करेंगे ऐसा। और जब एप्पल नहीं करेगा तो फिर एंड्रॉइड वाले क्यों करेंगे? अगर iOS में नहीं होगा तो एंड्रॉइड क्यों करेगा? तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ग्लोबल इस समय चैलेंज भी है। अमेरिकी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से हिचक भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के कारण, तो गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ा। असली बात समझने वाली इसमें यह है, हालांकि मेरा विषय दूसरा था जो आपने दिया था, गवर्नमेंट नेटवर्क से डिवाइस के भीतर तक जा रही है। देखिए नेटवर्क के लेवल पे गवर्नमेंट पूरी तरह मौजूद एवरीवेयर। एग्जैक्टली, शुरुआत में हमने बात की। आप कहीं भी अवेलेबल हो, आपका फोन, आप सब कुछ गवर्नमेंट के पास कंट्रोल में। डिवाइस लेवल एक्सेस नहीं था सरकार के पास। डिवाइस लेवल एक्सेस की स्ट्रेटेजी थी कि डिवाइस के लेवल पे भी गवर्नमेंट अंदर अवेलेबल रहे किसी न किसी ऐप के थ्रू। ये बड़ी डिबेट है कि एंड्रॉयड और iOS करता है कि नहीं करता। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत जगह आपके पास डिस्क्रिएशन है अपनी प्राइवेसी को रोकने का। एंड नाउ मेटा एंड से गूगल एंड अदर्स दे हैव स्टार्टेड ऑनरिंग प्राइवेसी, क्योंकि ग्लोबली इतनी डिबेट्स हुई हैं, इतने फैसले आए हैं इन कंपनियों के खिलाफ, इतना जुर्माना इन्होंने दिया है दुनिया के अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में कि अब ये इस चीजों से डरी हुई है। यहाँ स्ट्रेटेजी ये थी कि डिवाइस लेवल पर आप चले जाएं, वो रुक गई फिलहाल। मतलब ये पालकी लौट गई इस लिहाज से कि डिवाइस के लेवल पे आप अभी इंटरवीन नहीं कर पाए। लेकिन ये आगे नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे सरकार हो सकता है फिर किसी दूसरे रास्ते से इस बात की कोशिश करे कि हम
डिवाइस में भी इंटरवीन करेंगे। इस पर हमने थोड़ा बातचीत काफ़ी कर ली है। हम जो अगले विषय पर जाएंगे, जो कि रुपए की जो गिरती हुई कीमत है डॉलर के मुकाबले, और अंशुमान जी हमारे साथ हैं। पिछले 10-12 सालों में जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है जो गिरी है, वो उसको आज़ादी के बाद के सभी सालों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कह रहे हैं कि 45% से ज़्यादा के आसपास रुपए की कीमत गिर गई है। तो बहुत शुरुआती अगर उस पर मैं अंशुमान सर आपसे पूछना चाहूँ कि रुपए की कीमत जो कम हो रही है, इसके हम इतना उलझाऊ तरीका है बहुत सारे मीडिया में जाने पर कि कुछ लोग उसके फ़ायदे गिनाने लगते हैं, कुछ लोग उसके नुकसान गिनाने लगते हैं। मोटी मोटा कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं कि सेक्टर वाइज जाएं तो कुछ सेक्टर्स के लिए इसके फ़ायदे हैं, कुछ सेक्टर के लिए पेट्रोलियम और उस तरह के कुछ सेक्टर हैं उसके लिए नुकसान हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए आप थोड़ा सा ये जो पहली बार हिस्टोरिकली 90 रुपए के नीचे चली गई है, इसके क्या मायने हैं, इससे क्या असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारे लोगों पर, हमारे बिजनेस पर क्या पड़ सकता है? ये समझना पड़ेगा कि आपकी जीडीपी में आपका एक्सपोर्ट का शेयर कितना है, और अगर आपकी जीडीपी में एक्सपोर्ट का शेयर एक चौथाई से ज्यादा है, 30%, 32% तक आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर रही है, देन अ वीकर करेंसी इज बेनिफिशियरी फॉर यू सेल्फ, बिकॉज आप उसके बाद कॉम्पिटिटिव होते हैं, आपका प्रोडक्ट सस्ता होता है, आपको ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, आप अपने देश के लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाते हैं, उनको रोजगार देते हैं जी। लेकिन अगर आपके जीडीपी में आपके कोर कंजम्पशन आइटम्स, एडिबल ऑयल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, सब कुछ आप अगर इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो कमजोर करेंसी क्राइसिस करती है। ये फंडामेंटल फर्क है जो समझना जरूरी है सामान्य लोगों के लिए, और यही पैमाना लागू होना चाहिए इसे समझने के लिए मोटे तौर पर। और हम जहां खड़े हैं, हम दूसरी साइड की इकॉनमी है। तो जब भी ये रूपी की डिवेल्युएशन की बहसें शुरू हुई, मुझे वो दिन याद है 1991 का, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और 24 घंटे में 2 बार डिवेल्युएशन हुआ था, और नरसिम्हा राव के हाथ पैर कांप गए थे उस डिवेल्युएशन पे। उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा था, लेकिन तब तक मोबाइल फोन नहीं थे, डिवेल्युएशन तो हो चुका था और दूसरा सुबह से लागू हुआ था। वो जो उस समय मनमोहन सिंह का भाषण अगर आप निकाल के देखें पार्लियामेंट में, जब उन्होंने डिफेंड किया था, उस समय उनका डिफेंस यह था कि हम उस दौरान प्लान कर रहे थे कि इंडिया को हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाएंगे, और तब रुपया जिस लेवल पे था तब वो एक दूसरा डिफेंस था। चूंकि अब हम यहां पहुंच चुके हैं, वहां हम अपनी जरूरत का 80-90% तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी एक और पहलू, फिर इसके बाद हम अगले सवाल पे आपके आते हैं। आप विदेशी निवेश लेकर आते हैं भारत में, क्योंकि भारत में स्टॉक मार्केट में एफआईज बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितना रुपया गिरता है एफपीआईज बाजार से उतना ही पैसा बेच के निकल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि डॉलर टर्म्स में आपका रिटर्न 0 हो जाता है, और इस साल इंडियन स्टॉक मार्केट 5%, 5.5% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन डॉलर टर्म्स में वो 0 है। और इसलिए एफआईज लगातार इस साल जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है वो बेचते चले जा रहे हैं, और ये एक किस्म का विशियस साइकिल है जो बनता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी करेंसी गिरती है, विदेशी निवेशकों के लिए आपके मार्केट में रिटर्न कम होता जाता है और वो बेचते चले जाते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है ये, लेकिन विदेशी निवेशक अपना पैसा बाजार में तब लगाएंगे जब आपकी करेंसी में स्ट्रेंथ दिखाई दे। तो दूसरा पहलू इसका ये कमजोरी का ये है। तो इन 2 संदर्भों में हमें समझना चाहिए। आरबीआई की बातें मैं सुन रही थी, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी रिजर्व्स को लेके, जो भारत के पास रिजर्व्स है उसको लेकर आरबीआई जो है वो कॉन्फिडेंट है, और इसलिए नेचुरली जितना डेप्रिशिएट करेगा उसको, रुपए को वो करने देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप ये मानकर चलेंगे, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आगे आपको किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है, तो आप उसको 92 से 93 रुपीस तक लेकर चले। तो मतलब अभी और यहाँ पर स्कोप दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मल यहाँ पर जो सामान्य हम आप जैसे लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक टर्म्स में आप बात कर लें, कह लें कि एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत शानदार है और टैरिफ्स के कारण ये हो रहा है, या फिर एफआईज पैसे निकाल कर चले गए हैं, 2025 में $17 बिलियन निकाल लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम और आप जो यहाँ पर भारत में फेस कर रहे हैं डेली लिविंग में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हाँ, ये एक तो ये जो समय है काफी दिलचस्प है अगर जियोपॉलिटिक्स की तरफ से देखा जाए तो। जैसे हमारे जो रिलेशंस है यूएस के साथ बदल रहे हैं, यूएस के जो टैरिफ्स थे या फिर जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं यूएस चाइना के बीच में, उसके बीच में इंडिया भी फंस चुका है थोड़ा बहुत, और हर तरफ से मतलब हम पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड्स है ये
रीसेंट पास्ट में तो नहीं देखा गया है। तो ये अगर एनालाइज किया जाए और इसका जो डाउनवर्ड इफेक्ट होगा हमारे सिटीजन्स पे या फिर हमारे और भी जो रिलेशंस है बाकी देशों के साथ, और उसका जो इम्पैक्ट होगा डिफरेंट, जैसे मैं ज्यादातर एआई पे काम करती हूँ, तो एआई रिलेटेड जो हमारे चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो इंपोर्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है, फिर उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे। अभी एआई का जो सेक्टर है वो भी काफी डेवलप कर रहा है, तो वो स्लो डाउन होगा या फिर उस पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, ये सब देखना काफी जरूरी है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी इंडस्ट्रीज में भी पड़ेगा। तो इतने दिनों तक जैसे क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोल के प्राइसेस में ऊपर नीचे हुआ तो हर प्रोडक्ट पे उसका एक इम्पैक्ट होता है। अभी देख रहे हैं कि ऐसे एआई रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी कंपोनेंट्स है, उनके प्राइसेस में अगर चेंज आए तो उसका भी एक इम्पैक्ट सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट आ रहा है दूसरे सेक्टर्स में, क्योंकि हर सेक्टर में अभी कोई ना कोई यूज है एआई का। तो ये जो ट्रेंड्स है ये देखना काफी जरूरी है, और ये काफी एक नया और फास्ट पेस्ड प्रोसेस हो रहा है। लॉन्ग टर्म जो एक पूरा ओवरऑल पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी स्वयं की क्षमताओं को डेवलप नहीं किया, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो रक्षा मामलों को लेकर हो, क्योंकि जो हमारा दोस्त था यूएसएसआर, वो आज का रशिया वो नहीं है ना। आज की दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन। अब हमारी दिक्कत यह है कि हमारी सारी विदेश नीति की धुरी बन गई थी अमेरिका, और ट्रंप नारंगी, वो तो हम लगातार बात करते हैं, वो नारंगी आदमी ने उसे कर दिया उलट। तो अब हमारे पास चारा नहीं है, हम गए हैं फंस, क्योंकि चीन हमारे बॉर्डर पे, और चीन एक अलग प्रकार का देश है, पर हमने क्षमताएं नहीं डेवलप की। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप BYD को देखें, जिसने इलॉन मस्क की टेस्ला के भी नाक में दम कर दिया है बैटरी पावर्ड व्हीकल्स में, ईवीज में। ये BYD वहीं से निकल के आई है कि जब इन्होंने छोटी चीजें बनानी शुरू करी थी, फंडामेंटल। मैंने पहले भी, जब हम अर्थव्यवस्था टैरिफ की बात कर रहे थे, जो फ्रंटियर्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं वो अमेरिका के पास अभी भी हैं, बट ट्रंप को समझ की कमी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो रूडिमेंट्री चीजें हैं, टी शर्ट बनाना जो वियतनाम में बन रही हैं, शर्ट बनाना जो बांग्लादेश में बन रही हैं, उसे बनाने से अब अमेरिका की इकोनॉमी नहीं चलेगी। हम AI बनाना चाह रहे हैं, सब बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल नहीं है एजुकेशन। हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा। वो फैक्ट्रियां जहाँ जूते बनाए जा रहे थे, जहाँ असेंबल हो रहे थे चीन में, उन्होंने वो डिसिप्लिन लाया, ये बात अलग है, उनका सिस्टम अलग है। पर आप पढ़िए चीन की ग्रोथ स्टोरी अलग अलग तरह की। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।